वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप सबों को सामान्य विज्ञान का पार्ट 2 करवाने जा रहा हूं, जो आने वाले आगामी एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखकर किया गया है। और हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूंगा, सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, 20 केजी के एक पिंड को भूमि से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 होगा आवश्यक कार्य। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैसे होगा, तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा इस पे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा। ठीक है दोस्तों, जहां पे F आपका बल हो जाता है, S डिस्प्लेसमेंट है यानी दूरी है, और थीटा का वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, फोर्स 20 केजी है और दूरी 1 मीटर है, इसलिए 20 × 1, चूंकि हमें सामान को ऊपर उठाना है इसलिए cos का वैल्यू 90 हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, cos 90 बराबर 0 होता है, इसलिए टोटल कार्य क्या हो गया दोस्तों, यहां पे 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे जाएंगे, सो इस प्रकार के क्वेश्चन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4 गुनी हो जाएगी। चूंकि हम जानते हैं दोस्तों, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। अब उसमें वेग को दुगना कर देना है, यानी वेलोसिटी को आप दुगना कर दीजिए, तो यह ½ mv² के सीधे सीधे 4 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। स्थिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा है, यानी कि दोलन कर रहा है। तो पदार्थ का यानी पदार्थ में क्या चेंजेस आएंगे वो आपको बताने हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में अधिकतम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, स्थिर आलंब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर दोलन करता है, तो पदार्थ की गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में हमेशा अधिकतम होती है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, अस्थायित्व यानी स्थिरता को बनाए रखने के लिए पहाड़ पर चढ़ते समय कोई भी व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, आप इसको याद रखिएगा। बहुत बार आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको करवाया हूं। अब बात करें इसके बारे में कुछ फैक्ट की। तो दोस्तों, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखा हो। ठीक है दोस्तों, तो गुरुत्व को ही बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकता है पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। भू स्थिर या तुलकाई उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के घूर्णन का आवर्तकाल क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 24 घंटे में यह अपना घूर्णन पूरा कर लेती है।
अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों यह उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन के चाल के साथ ही घूमता है, ठीक है, इसलिए इसका आवर्तकाल 24 घंटा ही होता है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है। तो दोस्तों वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, यह पूछा गया है आपसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपचयन की प्रक्रिया से इसका उत्पादन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। और बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस ने किया था, ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस ने किया था। चलिए उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा सुक्रोज होती है, ठीक है दोस्तों। यह कार्बोहाइड्रेट के डाइऑक्साइड का प्रकार है। अब बात करें दोस्तों सुक्रोज की, तो सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलाने से बनता है। आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पिछले वर्ष ग्रुप डी के एग्जाम में लगभग 10 सेटों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों इसके 3 समस्थानिक प्रोटियम, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। दूसरा है ड्यूटेरियम, जिसको कि हम भारी जल भी कहते हैं, इसका सूत्र होता है D2O और इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भी किया जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों टाइटेनियम, यह रेडियो सक्रिय तत्व है। तो आप इन तीनों पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। समुद्री गोताखोर श्वसन के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑक्सीजन तथा हीलियम के सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। गोताखोर जब भी समुद्र में जाते हैं तो मिश्रित ऑक्सीजन तथा हीलियम वायु का इस्तेमाल ही करते हैं। और हाँ दोस्तों यह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेकेंड सेट है। अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो आगे भी सेट में जारी रखूंगा। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना शेयर और कितना लाइक देते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। चूने के जल में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने के जल में। अब बात करें चूना जल का दोस्तों सूत्र क्या होता है, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चूना जल का सूत्र हो CaOH2, ठीक है। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। वह कौन सा तत्व है जो दांत इनामेल को कठोर बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फ्लोरीन दंत इनामेल को कठोर बनाता है। बात करें दोस्तों इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरिसिस नामक रोग भी हो जाते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा कि फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। जनन क्षमता में कमी होती है, यानी जनन क्षमता में किस विटामिन के कमी के कारण कमी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन क्षमता की कमी हो जाती है। बात करें दोस्तों पानी में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा पानी में विटामिन बी और सी घुलनशील होते हैं और वसा में
विटामिन ए, डी, ई और के, यह चारों घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फंक ने विटामिन की खोज की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। डीएनए में होता है, यानी डीएनए में क्या होता है ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड्स होता है डीएनए में। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कई न्यूक्लाइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से समझा है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं और गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।